महाराष्ट्र सियासी तनाजे पर कल फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कल 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। साथ ही तमाम पार्टियों को नोटिस जारी कर अदालत में हिमायत का खत पेश करने की हिदायत दी है और बीजेपी की जानिब से पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता से गवर्नर के हुक्मनामे और बीजेपी को दावत देने पर जवाब तलब किया है। इसके अलावा मरकज से तमाम तर दस्तावेजात तलब किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल मुनासिब फैसला सादर किया जाएगा। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस की जानिब से बीजेपी को आज या कल फ्लोर टेस्ट देने को कहा गया था। और जो कांग्रेस का पिटीशन था उसके ऊपर नोटिस इशू किया है और डायरेक्ट किया है तुषार मेहता साहब को, जो सॉलिसिटर जनरल अपीयर ऑफ द गवर्नमेंट की साइड से, कि जो चीफ मिनिस्टर स्वर्निंग जो हुए देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो लेटर ऑफ सपोर्ट दिया गवर्नर को वो प्रोड्यूस करें और गवर्नर की जो भी कम्युनिकेशन है वो सारे लेटर्स कल 10:30 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस करें और कल 10:30 बजे इसकी दोबारा हियरिंग होगी। अभी कोर्ट ने दोनों प्रेयर्स जो थी, जिसमें उन्होंने प्रेयर्स में मांगा था कि उन्होंने कहा था कि जो सरकार बनी है उसको डिसमिस किया जाए और उसके अलावा जो हमारी जो महागाड़ी की जो उसको उद्धव ठाकरे को इनवाइट किया जाए। ये दोनों बात कही थी, उसको नहीं माना है, इशू नोटिस किया है और 10:30 बजे सारे पेपर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं। आज कोर्ट ने एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट थी टोटल, वो तुषार मेहता जी से मांगी है 10:30 पे। और एक आश्चर्य की बात ये होगी कि पिछली बार जब कर्नाटक सरकार बनी थी तब भी अर्जेंसी ली गई थी और कांग्रेस की ओर से अर्जेंसी ली गई थी और उसमें भी वही बात हुई, येदियुरप्पा की सरकार बनी। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि पार्टीज के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। वो आर्टिकल 32 में एक इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, सबसे पहले इनको 226 में जाना चाहिए था हाईकोर्ट, वहां नहीं गए और अर्जेंसी बताई गई और सेम कर्नाटक वाला जो मैटर हुआ सेम उसी का रिपीटेशन है। और इस पूरे मामले पर बात करते हमारे नुमाइंदे विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जिस तरह से पूरा मामला कल तक के लिए रोका गया है, कल अदालत तमाम सबूत, तमाम दस्तावेजात, सारी चीजों की छानबीन के बाद ही कोई फैसला देगी, यह अदालत का कहना है। और क्या कुछ अदालत में सुनने, दोनों फरीकैन की तरफ से, दोनों ग्रुप्स की जानिब से क्या कुछ सुनने और देखने को मिला? विनीत, हेलो। और इसीलिए सभी पक्षों को नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल जो शिवसेना में के वकील हैं, उन्होंने जब अपनी दलील रखनी शुरू की तब उन्होंने जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े किए और साफ तौर पर कहा कि आखिरकार क्यों इतनी जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया और उन्होंने लेटर के आधार को भी चुनौती दी। तो वहीं पर मैं साफ तौर पर यह जो मुकुल रोहतगी थे या फिर अन्य जो वकील थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अर्जेंसी दिखा करके सुप्रीम कोर्ट पे आया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक कोई राजनीतिक पार्टी पहले सीधे नहीं आ सकती, उसे हाईकोर्ट पे जाना चाहिए राहत के लिए और हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पे आना चाहिए। लेकिन अर्जेंसी दिखा करके आ गया है। उन्होंने भी इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट को लेकर के भी यहाँ पर बहस चल रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट को, और वे फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए, जैसा कि कर्नाटक में हुआ था। 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाने की बात कही गई थी। वहीं पर बीजेपी के जो वकील है, उनका साफ तौर पर दावा है कि जो सरकार बनी है उनके पास नंबर्स है, बहुमत है, इसी के बाद उन्होंने सरकार बनाई है। क्योंकि जब पहली बार 9 तारीख को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने बीजेपी को आमंत्रित किया था, उस वक्त बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे और इसीलिए वो सरकार नहीं बनाई थी। उन्होंने 48 घंटे का उन्हें मोहलत दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर ही बता दिया था कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया और उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया और जब किसी ने बहुमत के लिए जो नंबर थे उसे में पूरा करने का दावा नहीं किया, उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास अब बहुमत आ गए हैं, नंबर्स आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने सरकार बनाई है। और जैसा कि 30 तारीख तक का उन्हें समय दिया गया है राज्यपाल के द्वारा, वो 30 तारीख के पहले सदन में अपना बहुमत
साबित कर देंगे। लेकिन कल जिस तरह से अदालत ने कहा कि सारे दस्तावेजात अदालत के सामने रखे जाएं, कल कोई मुनासिब फैसला अदालत की तरफ से आ सकता है, तो क्या तस्वीर 30 तारीख से पहले ही बदल सकती है अगर दस्तावेजात की अगर देखें? जी अभी इसके लिए हमें राज्यपाल महोदय इस वक्त को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि ये एक नाजायज सरकार एक दिन भी सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और इसका एक ही फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के माध्यम से विधिमंडल विधानसभा के पटल पे ही इसका निर्णय होगा। हम मांग करते हैं कि तुरंत ये फैसला करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दें। सर, आपके वकीलों ने कहा कि रिजल्ट के लिए वो आज भी तैयार है कि आप नंबर यही मांगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 नंबर को लेकर सर आपके वकीलों ने लगातार दलील दी कि हम मेजॉरिटी टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्या आप नंबर को लेकर श्योर हैं? अगर हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्योर नहीं होते तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों करते? और जो लोग फ्लोर टेस्ट करने से कतरा रहे हैं, जो कोई टेक्निकल मुद्दे निकालकर समय मांग रहे हैं, एक वकील साहब ने 5 दिन का समय मांगा, किसी ने 4 दिन का समय मांगा। अगर सरकार के पास बहुमत है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट से क्यों कतरा रही सरकार? कितना आंकड़ा है? अगर जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र के हक में बनाई हुई तीनों दलों की अलायंस के पास संपूर्ण बहुमत है, बल्कि संपूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा अधिक विधायक हैं। और ये भी साबित हो जाएगा कि एक नाजायज सरकार का गठन रातों रात चोरी छुपे करने वाली भाजपा और अजीत पवार जी के पास न विधायक 22 और 23 तारीख की रात को थे, न आज हैं, और न जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन। वो लोग फ्लोर टेस्ट जो इस देश के एसआर बोमई के संवैधानिक पीठ के अनुरूप किया जाना है, उससे बच रहे हैं। इससे साफ है कि उनके पास ना विधायक है ना बहुमत। वो एक नाजायज सरकार का रातों रात गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग कर उन्होंने एक सरकार बना ली है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उनका अल्पमत साबित हो जाएगा और इस महाराष्ट्र की पक्षधर अलायंस का बहुमत साबित होगा। राज्यपाल को जो चिट्ठी दी गई है, सर राज्यपाल को जो चिट्ठी दी गई है वो उसके बारे में जानकारी मांगी गई है, तो आपको लगता है उससे जो है तस्वीर साफ होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास विधानसभा में अपना भाईचारा साबित कर रहे हैं, वो क्यों इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है? तो कल आज ही विधानसभा बुलाइए, अदालत को छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और बहुमत साबित हो जाएगा। कोई बयान 20 नवंबर का नहीं आया। मराठी में क्या बोलेंगे? एक अनौपचारिक तौर से कानून मंत्री ने राज्यपाल की ओर से ये कहा था, वो भी ऑफिशियली नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये 30 तारीख आई कहां से है। राज्यपाल जी ने कोई इस बारे में अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया, जो फिर ये दिखाता है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में अब ये अनुरोध करूंगा कि मराठी में हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनके लिए सर इंग्लिश में बोल दो, हट जाएंगे बाकी। सर इंग्लिश में बोल दो, बाकी हट जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान साबिक वज़ीर आला है महाराष्ट्र के और सुरजेवाला कांग्रेस तर्जुमान। उनका साफ कहना है कि अगर आपके पास तादाद है तो साबित कीजिए, अदालत में नहीं, जो है असेंबली में उसको साबित कीजिए। अब विनीत, जिस तरह से बात हो रही है, अदालत में सारा मामला लटका है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से साफ कहना है कि जिस ढंग से यह सरकार बनाई गई है ये है ही गैर कानूनी, इसको फौरी बर्खास्त किया जाए। लेकिन कल तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। विनीत, ये निश्चित तौर पर अभी जो है वो सबकी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है
कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे कल बैठती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जब जिन पक्षों को उन्होंने नोटिस किया है वो आखिरकार क्या अपनी बात रखते हैं, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। और जो एक बात जो है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो फ्लोर टेस्ट होना तय है, क्योंकि जिस तरह से एसआर मुंबई मामले में ये वर्डिक्ट आया था कि जो अंतिम फैसला होना है वो फ्लोर पे ही होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद ही सब कुछ वह साफ हो सकता है। तो वह सभी जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के बारे में अगर हम बात करें तो बीजेपी भी अपने दावा पेश कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि उसके पास में जो है वो नंबर से 170 के नंबर की दावा जो है वो बीजेपी में कर रही है। तो साफ तौर पर अब देखना यह होगा कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट पे क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल जब सभी संबंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उनसे मांगा है, तो कल यह देखना होगा कि सरकार की ओर से जब या फिर बीजेपी की ओर से या देवेंद्र फडणवीस की ओर से या अजित पवार की ओर से जब यह बात कही जाती है कि उनके पास इतने समर्थक विधायकों के समर्थन है, तो वो कहीं ना कहीं चिट्ठी भी देंगे कि आखिरकार जो समर्थन की बात हो रही है या जिन विधायकों के समर्थन के बारे में बात हो रही है तो उन विधायकों ने कौन सी चिट्ठी उन्हें सौंपी है। तो वहां पर भी कल जब चिट्ठी सौंपी जाएगी तब वहां पर भी काफी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जो अंतिम फैसला होना है वो विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा और इसको लेकर के अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या कुछ निर्णय देती है। विनीत, तो जिस तरह से अदालत ने 2-3 चीजें वहां पर नोटिस की हैं, एक तो गवर्नर का जो हुक्मनामा है वो सबमिट किया जाए और जो हिमायत देने की बात आई है सरकार को, जो लीडर्स जिन्होंने हिमायत दी है उनका जो खत है वो रखा जाए, और तीसरी चीज है एनसीपी ने क्लियर किया कि अजीत पवार लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर नहीं है उनके सिलेक्टेड, उनको निकाल दिया है। बहरहाल जो चीजें हुई हैं, अजीत पवार का मुस्तकबिल भी अब कल ही तय होगा। तो एनसीपी की जो हिमायत वहां पर अजीत पवार बता रहे हैं, तो अजीत पवार और जो लीडर गए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा कल? जी भाई, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार अजीत पवार की भूमिका क्या होगी। मैं एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अजीत पवार जो विधायक दल के नेता थे वो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए हैं और अब उन्हें विधायक दल के नेता से हटा दिया गया है। वहीं जब हमने अजीत पवार के पक्ष से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटाना यह असंवैधानिक है, असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है, वो उसे चुनौती देंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जिन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया है पटेल को, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अजित पवार वापस आते हैं तो उनका स्वागत होगा। आखिरकार क्या कारण है कि अजित पवार के खिलाफ पार्टी अभी भी कार्रवाई नहीं कर रही है या करने से बच रही है? तो यहाँ पर यह जानना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अजित पवार की अभी भी एनसीपी में कितनी पकड़ है, उनके साथ अभी भी कितने विधायक हैं, क्योंकि अगर अजित पवार कमजोर होते या फिर उनके साथ विधायकों का समर्थन नहीं होता तो उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता था, लेकिन पार्टी और उनके खिलाफ पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन ऐसी कार्रवाई करने से अभी भी शरद पवार बच रहे हैं, एनसीपी बच रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो नंबर्स जो है या फिर जो चीजें हैं जितनी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रही है उतनी ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अभी भी काफी चीजें हैं जो हो सकता है कल 10:30 सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए या फिर जब फ्लोर टेस्ट हो महाराष्ट्र विधानसभा में उस वक्त चीजें खुल करके सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए। तो जैसा कि विनीत ने कहा कि 2 जगह है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब वो सारे दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। दूसरा, फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तरफ से। फ्लोर टेस्ट होता है और दोनों अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं, बीजेपी भी एक तरफ से कर रही है और एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना भी कर रही है। तो फ्लोर टेस्ट पर जब जाएंगे तभी यह सारा मामला क्लियर होगा कि आखिर सरकार कितनी मजबूत है या फिर अपोजिशन जो सरकार बनाना चाहती है वो कितनी मजबूत है। आगे बढ़ेंगे। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि जो अरकान असेंबली राब्ते में नहीं थे अब वो हमारे राब्ते में है। बीजेपी झूठ का पिटारा लिए हुए हैं, बीजेपी के पास अक्सरियत साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। में जो तारीख थी वो कल तक टल गई है और निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार गठित की गई वो कहीं ना कहीं गलत पत्र के आधार पर गठित की गई है
निश्चित रूप से इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। जहां तक एनसीपी विधायकों का सवाल है, कल तक 5 विधायक हमारे संपर्क में नहीं थे, जिसमें से 2 लौटे हैं। तीसरे विधायक ने भी वीडियो के जरिए अपना संदेशा भेजा है। शाम होते होते सारे विधायक हमारे लौट आएंगे। सरकार के पास बहुमत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देवेंद्र जी इस्तीफा दे दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से सदन में हम सरकार को पराजित करेंगे और महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन करेंगे। सरकार पूरी तरह से अल्पमत की सरकार है। कितने भी दिन में रह ले, पटल पे आना पड़ेगा, सदन में आना पड़ेगा और सदन में उन्हें हम परास्त करेंगे। ये बेहतर होगा कि बहुमत ना होते हुए उन्हें चाहिए कि वे इस्तीफा दे दे देवेंद्र जी, और हम इस सरकार को अगर नहीं देते हैं तो परास्त करेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भोपाल के 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला जारी है। आलमी तबलीगी इज्तिमा के 3रे दिन अब तक मुल्क व बैरून मुल्क से 7.5 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद भोपाल पहुंच चुके हैं। आज भी आलमी इज्तिमा का आगाज सुबह नमाज फजर के बाद दरस कुरान से हुआ। आलमी इज्तिमा में आज भी रूह परवर मनाजर देखे गए। उलमा-ए-दीन के ईमान व यकीन को लेकर बयान होंगे। वज़ीर आला कमलनाथ ने इज्तिमा में उलमा-ए-दीन से मुलाकात की। साथ ही मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआएं की गई और इसके लिए सीएम ने दरख्वास्त भी की। आलमी इज्तिमा का अख्तिताम कल इज्तिमाई दुआ के साथ होगा। आलमी इज्तिमा में सीएम विजिट और इज्तिमा दुआ के पेश नज़र सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। टैक्सी स्टैंड्स की चल रही है। आउटर जो ज़िले के नाके हैं वहाँ पे बल को इन्हांस किया गया है। इंटरनल जो है उसके भी चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है कमेटी के साथ मिलकर के जो लोगों के वेरिफिकेशन का काम वो भी लगातार चल रहा है। प्रशासन के जितने लोग लगे हुए हैं उनके साथ अच्छा समन्वय बना के कोशिश है कि श्रद्धालुओं को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की सेहत आम्मा, सैर सियाहत और अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम की अमन सुकून की कोशिशों को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह मुल्क में अमन सुकून और भाईचारे को फरोग दिया वो काबिले तारीफ है। वाज़ेह है कि पीएम मोदी की मन की बात का ये 59वां एडिशन था। मन की बात में आप सबका स्वागत है। भारत के लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको प्रकृति से प्रेम है, घने जंगल, झरने, एक अलग ही प्रकार का माहौल देखना है, तो मैं सबको कहता हूं आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। ये मैं हमेशा बताता हूं और उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा, इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी वहां मजबूती मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह पे बहुत कुछ देखने जैसा है, अध्ययन करने जैसा है और एक प्रकार से आत्मसात करने जैसा है। साथियों, पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था, निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक और जहां लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है। सही मायने में ये फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों
और नई आकांक्षाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सद्भावना के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और पुराने शहर में पिछले 4 रोज से दुकानें और दीगर कारोबारी सरगर्मियां ठप हैं। ताहम बटमालू और बाकी इलाकों में दुकानें खुली रहीं। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखी जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहते हैं तो और भी ज़रूरी है। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में पानी पर हो रही सियासत के दरमियान ओखला में पानी क्यों नहीं पहुंच सका। साथ ही दिल्ली हुकूमत और दिल्ली जल बोर्ड के पास ओखला में लोगों की प्यास बुझाने के लिए क्या मंसूबा है। पानी पानी लो पानी पानी। दिल्ली का मुस्लिम अक्सरियती इलाका, जामिया नगर, ओखला का इलाका, कुछ इस तरह की आवाजों के साथ यहाँ पर सुबह होती है। शाहीन बाग, अबुल फजल के इलाके में रोजाना ऐसी आवाजें लगनी शुरू होती हैं, चूंकि जल बोर्ड का पानी इन इलाकों में नहीं आता। इसलिए लोग पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। बरसों से यहाँ के लोग जल बोर्ड के पानी पहुँचाने के सिर्फ वादे सुनते आ रहे हैं। दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और ओखला के साबिक रुकन असेंबली परवेज हाशमी कहते हैं कि इन इलाकों में पानी पहुँचाने के लिए कभी संजीदा कोशिशें ही नहीं हुई। में पानी का संकट इसलिए है कि जो 20,000 लीटर पानी देने वाले थे उन्होंने 20 बूंद पानी इस इलाके में नहीं दिया। लाइनें डलवा के छोड़ दी, पानी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। वो जो ओखला वाटर वर्क्स से जो पानी आता था उसमें भी कटौती कर दी है और जो पानी आ रहा है वो इस लायक नहीं है कि वो पिया जा सके। अगर जिनके घर में आरओ, हर आदमी का आरओ नहीं लगा सकता, जो गरीब आदमी कहाँ से आरओ लगाएगा, वो उस पानी को पी रहा है, उससे बीमार हो रहा है। ओखला असेंबली हल्के के तहत 1 दर्जन के करीब कॉलोनियां हैं। बटला हाउस, जाकिर नगर के थोड़े से इलाके में दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, जबकि ओखला विहार, मदनपुर, खादर, अबुल फजल, शाहीन बाग जैसे इलाकों में लोग केन का पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। हर बार चुनाव में वादे होते हैं लेकिन इन पर अमलावरी नहीं होती। जल का तो हर पानी रेगुलर आता है, सुबह शाम दोनों टाइम आता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी बिल्कुल बार टाइम इतना गंदा हो जाता है पानी का कोई हिसाब किताब नहीं होता। क्या पूरे इलाके में सरकारी पानी है और नहीं है तो फिर कैसे लोग पानी? नहीं, पाइपलाइन तो खैर डली है, अभी काम चल रहा है काफ़ी, लेकिन अभी लिंक जोड़ा नहीं है उन्होंने, क्योंकि अभी काम ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कंस्ट्रक्शन काम रुक गया ना सारा, तो उस काम कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी जो है इधर थोड़ा सा जो पुराना इलाका है उसमें थोड़ा पानी है, जो नया इलाका है उधर तो है ही नहीं पानी। उधर तो सब वही है, बोरिंग का पानी है या वो सब वो मंगाते हैं, टैंकर से आता है पानी। मतलब आप फिर कैसे पानी पीते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग तो ज़्यादातर वही है, वो चल रहा है, बेचने वाले जो आते हैं वो पानी बेचते हैं, वो वही चलता है। चंद दिनों कबल हुए टेस्ट में दिल्ली का पानी सबसे आलूदा करार पाया है। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खूब ठनी हुई भी है। लेकिन ओखला के पानी का क्या हाल है, इसका कुछ पता नहीं। हाँ, इतना पता है कि इलाके में डायरिया फैलना आम बात है और डॉक्टर इसकी वजह आलूदा पानी को ही बता रहे हैं। असल में देखिए, यहाँ इस एरिया में पानी की एक तो सप्लाई प्रॉपर तरीके की है नहीं, मतलब हाइजीनिक जो होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, वो नहीं है। उसके नतीजे में ये जो हमारा लोकल आबादी है, शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला का ये पूरा बेल्ट जो है, इसमें बहुत गंदा पानी है। बोरिंग का पानी पीते हैं, एमसीडी का पानी नहीं आता है। उसके नतीजे में ख़ास तौर से बच्चे, उनको डायरिया होता है। ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट इस तरह से जो आते हैं, ख़ास तौर से डायरिया के आते हैं, टाइफाइड के आते हैं और लीवर डिजीज़ के आते हैं। ये 3 डिजीज़ है जिसमें से कहीं न कहीं पानी का बड़ा रोल होता है। इस इलाके की बदकिस्मती ये है कि यहाँ के सोनिया विहार वाटर प्लांट से 10 से 15 किलोमीटर दूर के इलाके तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश और वसंत कुंज को पानी की सप्लाई होती है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के इलाके को पानी नहीं मिलता। दिल्ली हुकूमत के पास पानी को लेकर काम करने के दावे और आंकड़े तो हैं, लेकिन इन इलाकों के लोगों को पानी कब नसीब होगा, इसका जवाब नहीं है। देखिए, मैं जैसा हम बता रहे हैं कि जब हम आए थे तो लगभग 53% लोगों को पानी मिलता था
फिल्टर्ड वाटर। आज वो आंकड़ा बढ़कर 93% हो गया। हमारा निश्चित तौर पे मानना है कि 7% लोगों को अभी पानी नहीं मिल पाया है, तो उन 7% के लिए भी और कोशिशें की जा रही हैं और उन 7% को भी निश्चित तौर पे 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम फिल्टर्ड वाटर उनके घर तक पहुंचा देंगे। ओखला के लिए कोई प्लानिंग आप लोगों की है? देखिए, ओखला के लिए भी प्लानिंग है और साथ ही साथ कोशिश केवल ओखला नहीं है, कोशिश यह है कि दिल्ली के हर एक घर में पीने लायक साफ पानी पहुंचना चाहिए। 2006 में ओखला वाटर वर्क्स में 20 MGD का प्लांट मंजूर हुआ और 2008 में बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन इसका पानी भी दूसरे इलाकों में सप्लाई होता है। यही वजह है कि 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाला यह इलाका सरकारी पानी के लिए आज भी तरस रहा है। पिछली कई दहाइयों से ओखला प्यास से तड़प रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हालात बेहतर हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन उसकी मुखालफत में उतरा हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, आखिर ओखला की प्यास कब बुझेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।